केमिस्ट्री फॉर, एक मिनट से थोड़ा हम लिख लें, टीजीटी पीजीटी एलटीजीआईसी था ना, एलटीजीआईसी ईटीसी। टीजीटी पीजीटी एलटीजीआईसी एक्सेट्रा। Hello students, welcome to all of you on this very bright, honest, enterprising and result-inspiring platform of Science World and Sri Science Academy. Students, आज हम लोग एक नए कोर्स के साथ जुड़े हैं, आपसे बात करनी है। जैसा कि मैंने ऊपर लिखा भी है, केमिस्ट्री फॉर टीजीटी पीजीटी एलटीजीआईसी एक्सेट्रा, प्रोक्ता वगैरह सब शामिल कर लीजिएगा। देखिए, इसमें बात यह है कि आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, कम से कम सभी लोग बीएससी तो अवश्य ही होंगे, बीएससी बीएड एमएससी भी होंगे, आगे भी पढ़ाई की होगी। आप सब्जेक्ट से कोई नए तो हैं नहीं, सब जानते ही हैं। हमारे और आप में एक ही अंतर है मेनली कि हम थोड़ा सा आपसे बड़े उम्र के हैं, हम आपके सीनियर हैं, हम थोड़ा पहले पैदा हो गए, पहले पढ़ लिख लिए, पहले जॉब पा गए, एग्जाम क्वालिफाई करके, आप लोग बाद में पा जाएंगे। इतने अंतर, कोई अंतर नहीं है। अब देखिए, इसमें करना यह है कि सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, ये ध्यान दीजिए। तो केमिस्ट्री में स्ट्रेटजी का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। केमिस्ट्री में देखिए 4 पार्ट होता है केमिस्ट्री में। एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री, वो थोड़ा सा बाकी पार्ट से हटके है, तभी फिजिकल केमिस्ट्री को हम अलग रख के बात करते हैं रिमेनिंग पार्ट ऑफ केमिस्ट्री की। तो उस केमिस्ट्री में आप जानते हैं कि 3 पार्ट मेनली होते हैं भैया, चलो उसको भी शामिल कर लें। तो एक आपका फिजिकल हो गया, फिजिकल। सेकेंड पार्ट आपका होता है जनरल केमिस्ट्री, जनरल केमिस्ट्री होती है। थर्ड पार्ट आप जानते हैं आपका जीआईसी कहलाती है, जिसको हम लोग जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। जीआईसी मतलब होता है, शॉर्ट में हम बोलते हैं जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड फोर्थ पार्ट आप जो केमिस्ट्री होती है, आप सब लोग जानते हैं, बड़ा पॉपुलर है, शॉर्ट में उसको जीओसी कहा जाता है ना, जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि जीओसी। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये सब केमिस्ट्री सीखने के लिए है, और जब आप इसको सीख लेंगे तो आप जानते हैं फिफ्थ पार्ट में क्या आ जाएगा हम लोग का, इनऑर्गेनिक में। आप जानते हैं कि तमाम जो कंपाउंड्स हैं वो कंपाउंड आपको पढ़ना होता है, यानी इनऑर्गेनिक। भाई सिलेबस आपके पास ही है, हम तो एक मोटा मोटी एक रफ आइडिया दे रहे हैं जो सब्जेक्ट सीखने के लिए होता है। बाकी पूरा सिलेबस तो आपके पास, सिलेबस आपके पास ही है, आप जानते हैं सारी बातें। हम सीखने वाली बात मेनली कह रहे हैं, बाकी आप जानते हैं कि यहाँ पे फोटोमेट्री वगैरह होती है, वो सब अलग की चीजें हैं। हम यहाँ पे मेन बात कर रहे हैं। तो आपके पास जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनऑर्गेनिक के कंपाउंड जो आपके हैं, बाकी सिलेबस तो मेनली आपके पास सही है। हम यहाँ थोड़ा सब्जेक्ट सीखने पे खाली फोकस कर रहे हैं। और ऐसे ही जो नेक्स्ट पार्ट आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इसके अलावा जो पार्ट आपके सिलेबस में है, सबके पास सिलेबस रहता ही है। हम मेनली एक जो कोर पार्ट है उसकी बात आपसे कर रहे हैं, बाकी तो सिलेबस सबके पास होता है, आपके पास होगा ही। प्रीवियस ईयर के पेपर सबके पास होने ही चाहिए, आपके पास भी होने चाहिए, वो देख के हमको आइडिया लग जाती है। तो अब देखिए, फिजिकल वाले पार्ट को मान लीजिए कि हमने थोड़ा सा इसको, ये बहुत इंटर रिलेटेड नहीं है बाकी पार्ट से, तो इसको आप थोड़ा सा अगर अलग रखें थोड़े समय के लिए, तो मेनली आपको जो केमिस्ट्री में आपको अवश्य आना चाहिए, जो केमिस्ट्री की बैकबोन बनाता है, जो केमिस्ट्री का बेस बनाता है,
जिसको हम मास्टरी करने के बाद ही आगे केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। तो आपका मेनली पार्ट होता है आपका जनरल केमिस्ट्री, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये तीन का एक इंटीग्रेटेड यहाँ पे आप जानते हैं कि पार्ट है तीनों का। इन तीनों पे अगर आपका ढंग से कमांड हो गया तो बाकी जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ जो केमिस्ट्री होता है, जो डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं या हमारे सिलेबस में जो कुछ लिखा होता है, वो आसानी से हम पढ़ पाते हैं। तो अब आप खुद पे अपना करिए कि भाई आपको जनरल केमिस्ट्री कितनी आती है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितनी आती है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितनी आपको आती है, इसमें क्या क्या होता है पहले तो जानते रहिए, आप जानते भी होंगे। तो देखिए मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि केमिस्ट्री में पहले क्या पढ़ना चाहिए। ध्यान दीजिए, मैं अभी फिजिकल केमिस्ट्री कोई आपसे बात नहीं कर रहा, ये आप जानते हैं कि इन सबसे इनका बहुत खास संबंध होता नहीं है, वो अलग का पार्ट होता है, आसानी से हो भी जाता है वो, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री हम पढ़ें कैसे जिससे हमारा बेस बहुत बढ़िया बन जाए। तो केमिस्ट्री कैसे पढ़ें, बेस कैसे बनाएं, तो उसके लिए एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग कि शुरू में ही हमें नहीं कहेंगे आप रेफरेंस बुक लेके पढ़ना शुरू कर दीजिए। हालांकि अगर आपका बेस बढ़िया है तो कोई कुछ भी पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा सा बेस से बात करूं, सिलेक्शन के लिए अगर मैं बात करूं, तो आप क्या करिए, जो भी बुक आपके लिए बड़ी हैंडी हो, बड़ी फ्रेंडली हो, जिस बुक को आपने अब तक कई बार पढ़ा हो, उसमें से स्ट्रक्चर ऑफ एटम, देखिए उसके डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में से, हालांकि मैं जो कह रहा हूं आप कहेंगे कि बड़ी छोटी छोटी बातें बता रहे हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें ही अगर हमारी क्लियर होगी तो हम बड़ी बड़ी बातें आसानी से समझ पाते हैं। तो अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम के सारे बेसिक्स पे हमारा ढंग से कमांड होना चाहिए, ठीक है ना। हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसेल लेवल और ऑर्बिटल लेवल का ढंग से आना चाहिए। उसमें ट्रिक्स वगैरह यूज करके अगर जल्दी से लिख पाते हैं तो और अच्छी बात है। अब देखिए जैसा मैं एक बात, हमको कितना आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका मैं आपको टेस्ट बताऊं। ऐसे टेस्ट आप अपने साथ करिएगा और अपना असेसमेंट खुद करिए कि हम कितना जान रहे हैं। कमी है तो भाई पूरा करिए, ठीक है, सीधी सीधी बात है। अगर हम बिल्कुल सब परफेक्ट हमारा होता, सब अच्छा होता, तो हमारा अब तक हमारा सिलेक्शन हो गया होता। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, सीधी सी बात है। तो इस तरह से चीजों को आप अन्य से तरीके जस्टिफाई करने का प्रयास मत करिए, अपने प्रति ईमानदार बनिए और कोई कमी अगर रह गई है तो उस कमी को समय रहते पूरा करिए, ताकि नेक्स्ट एग्जाम जब भी आपका हो उसमें आपका सिलेक्शन गारंटीड तरीके से हो जाए और अच्छे रैंक के साथ हो जाए। तो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको कितना आता है, उसका सबसे आसान तरीका है, मान ली मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया, आप करके देखिएगा। मैं कहूँ अगर कि किसी एटम का यहाँ पे पहले छोटा अंक ले लिया जाए कि 26th इलेक्ट्रॉन क्या पता करना है, किस सेल के किस सबसेल में है और किस ऑर्बिटल में है और उसका डायरेक्शन ऑफ स्पिन क्या है। डायरेक्शन ऑफ स्पिन क्या है, बस हो गया। अगर आपको ये निकालने आता है तो ऐसे ही, अब कहां तक याद करना है आप जानते हैं, कुल मिला के 118 एलिमेंट है ना, तो पूरा आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, खुद अपने से आप पूछ लीजिए कि भाई क्या कोई भी इलेक्ट्रॉन हमको दिया जाए तो क्या हम उस इलेक्ट्रॉन का सेल, सबसेल, ऑर्बिटल, डायरेक्शन ऑफ स्पिन हमको निकालने आता है, वो भी बहुत थोड़े टाइम में। अगर आपको आता है बहुत अच्छी बात है, आपका कन्फ्यूजन का आपका मान बहुत अच्छा है। नहीं आता है बस आप इसको दूर करिए, इसको पढ़िए। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, ध्यान दीजिए, इसलिए बोल रहे हैं कि आपने पढ़ा, याद करिए। हम लोग जब बिल्कुल जूनियर क्लास में थे तो हमने क्या था, हमने यहाँ पे पीरियाडिक लॉ पढ़ा था। क्या पढ़ा था, वहां पढ़ा था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम आर पीरियाडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। बाद में उसको मॉडिफाई किया गया तो एटॉमिक मास जब क्या आ गया, एटॉमिक नंबर आ गया। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा अपने लेवल पे आगे बात करते क्या कहेंगे कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम डिपेंड्स अपॉन द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी एटम के बारे में पढ़ना चाहते हैं, उसके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो हमको उसका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम होना चाहिए और उसको यूज करने आना चाहिए। अरे भाई केमिस्ट्री में पढ़ते ही क्या है, यही तो पढ़ते हैं हम लोग। हम स्ट्रक्चर आप क्या पढ़ते हैं, फंडामेंटल पार्ट पढ़ते हैं, एटम पढ़ते हैं, मॉलिक्यूल पढ़ते हैं, कंपाउंड पढ़ते हैं, फिर उनकी हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, उनका हम लोग जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी एंड यूज पढ़ते हैं। और क्या पढ़ाया था केमिस्ट्री में, और क्या होता है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको किसी एटम के प्रॉपर्टी में अगर प्रॉपर्टी अगर हमको जाननी है, और आप याद रखिए एटम की प्रॉपर्टी, अगर आप एटॉमिक नंबर कोई गिवन हो और उस एटॉमिक नंबर से आप एटम की प्रॉपर्टी निकालना अगर सीख गए, तो इसका मतलब आपको बहुत अच्छी इनऑर्गेनिक और जनरल केमिस्ट्री आ गई। मैंने क्या कहा आपसे कि कोई एटॉमिक नंबर बस दे दिया जाए, याद रखिए सिर्फ एटॉमिक नंबर दे दिया जाए तो आपको उस एटम की सारी प्रॉपर्टी बताने आपको आना चाहिए। एटॉमिक नंबर को दिया है तो आपको बताना चाहिए कि वो एटम आपका मेटल है कि नॉन मेटल है, वो सॉलिड स्टेट में है कि लिक्विड स्टेट में है, कोई मोर रिएक्टिव है कि लेस रिएक्टिव है, उसके डिफरेंट जो कंपाउंड्स बनेंगे कार्बाइड, हाइड्राइड, नाइट्राइड, सल्फाइड जितने बनेंगे ऑक्साइड, वो किस नेचर की होंगी, ठीक है ना, वो कैसा बॉन्ड बनाएगा, वो आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा कि आयनिक बॉन्ड बनाएगा, ये सब आपको बताने आना चाहिए। यही बेसिक आप मेरी बात आप समझ लीजिए। मैं फिर रिपीट कर दूं कि अगर आपको एटॉमिक नंबर दिया है तो एटॉमिक नंबर जानने के बाद आपको इस एटम की सारी बातें आपको बताने आनी चाहिए। अगर नहीं आती तो सीखिए, और ये बड़ा स्पेशल आर्ट है, ये असल में ये नॉलेज है ये। अब आप खुद सोच लीजिए, आप लोग जो भी देखेंगे इसको, अब मैंने कहा मालिक कोई एटम आपका है, मालिक मैं सिंपली कहूँ कि मेरा यहाँ पे एक एटॉमिक नंबर इसका 11 है, तो एटॉमिक नंबर 11 है। अब देखिए आप सब जानते हैं कि सोडियम का होता है, तो मैं सोडियम का नाम नहीं ले रहा, सिंपली कोई एटॉमिक नंबर बताया जाए तो एटॉमिक नंबर को यूज करके आपको सब कुछ बताने आना चाहिए कि वो मेटल है कि नॉन मेटल है, वो लिक्विड है कि सॉलिड है कि गैस है, उसकी ऑक्साइड एसिडिक होती हैं कि एल्कलाइन होती हैं कि एम्फोटेरिक होती हैं, वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है कि रिड्यूसिंग नेचर का है, वो कैसा बॉन्ड बनाएगा, आयनिक बॉन्ड बनाएगा कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना। ये सारी बात आपको एटॉमिक नंबर से पता होना चाहिए, और अगर आप ये बात अगर जानते हैं तो आप क्लेम कर सकते हैं कि आई एम फुल्ली अवेयर ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनऑर्गेनिक एंड जनरल केमिस्ट्री। तो अगर आपको ये आता है तो यही आपकी जनरल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टेस्ट है, आपको आता है। और तब उसके बाद तो फिर समझिए कि आपने आधी केमिस्ट्री आपने मेनली पढ़ लिया है, वो आपने पढ़ लिया। इसी प्रकार से आगे चल करके आप अपना जीओसी पढ़ डालिए, ये दोनों आपने पढ़ लिया तो क्या तीनों हो गया, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, जनरल केमिस्ट्री हो गया, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, फिर आपका सिलेबस देख कर कंपाउंड पढ़ना शुरू कर दीजिए, इनऑर्गेनिक में कौन कौन से कंपाउंड, मतलब कुल मिला के इतना पढ़ने के बाद आपका जो बेस है वो मजबूत बन चुका है। अब उसके बाद अपना सिलेबस उठाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए, पढ़ने में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। टॉपिक पढ़ते जाइए, पिछले साल पेपर देखते जाइए, आपको आइडिया लगता चला जाता है। ये तरीका होता है केमिस्ट्री पढ़ने का, ठीक है ना। तो अब आप मेरी इस बात से अब आप अपना मूल्यांकन खुद कर लीजिए कि मैंने जो पहले क्वेश्चन लिखा ये सब लिखा था ना कि कोई एटॉमिक नंबर दिया जाए, कोई इलेक्ट्रॉन दिया जाए, वो फर्स्ट से लेकर के 118 इलेक्ट्रॉन तक कोई भी नंबर का इलेक्ट्रॉन दिया जाए तो क्या बहुत थोड़े कुछ सेकंड के अंदर क्या ये सारे क्वेश्चन के आंसर आप ले सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, किस सब सेल में है, किस ऑर्बिटल में है और किस डायरेक्शन में वो स्पिन करता है। अगर आपको आता है इसका मतलब यू आर द मास्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, इतना जान लिया, नहीं जानते हैं तो जानिए। इसके बाद अगला काम क्या होगा, इसके बाद से आप क्या करें, उसके बाद से आप पीरियाडिक प्रॉपर्टी एक चैप्टर आप जानते हैं, पीरियाडिक प्रॉपर्टी एंड पीरियाडिक क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन करना सबको आता है, पीरियाडिक टेबल सब कोई जानते हैं। पीरियाडिक प्रॉपर्टी पे जाइए, और पीरियाडिक प्रॉपर्टी पे जब आप जाइए, अगर आपको याद है तो आप जानते हैं एटॉमिक आयनिक रेडियस, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है ना। और उसके बाद से बाकी सारी बातें केमिकल प्रॉपर्टी जो होती हैं, नेचर ऑफ बॉन्ड, इस सब के सब आप जानते हैं को पीरियाडिक प्रॉपर्टी में आती हैं। उन पीरियाडिक प्रॉपर्टी को जरा सा लॉजिकली पढ़िए। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए कि मैं आपसे कह दूं, अच्छा देखिएगा, इतने पढ़ने के बाद अगर आप अपने प्रीवियस ईयर के पेपर उठाएं तो आपको ढेर सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। मजे की बात यह है कि अगर यही 2-3 बातें अगर पढ़ लिया जाए तो कम से कम 10 क्वेश्चन हमको मिलते हैं भाई, करके देखिएगा आप लोग। और ये पढ़ना कोई बड़ा मुश्किल नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं कह दूं आपसे कि ये सोडियम है और ये पोटेशियम है, ये दो बड़ा सिंपल एग्जांपल मैं ले रहा हूं, हर कोई जानता है सोडियम पोटेशियम। तो इसमें से कह दिया जाए, बड़ी आसान सी बात है कि इसमें से कौन है, किसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, कौन मोर मेटेलिक होगा,
कौन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, कौन बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, किसकी हाइड्राइड जो होंगी वो मोर आयनिक होंगी या मोर कोवेलेंट होंगी। मतलब इनके अपनी पर्सनल, सोडियम और पोटेशियम की अपनी अपनी प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट से लेकर के एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, नेचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड फार्म्ड, नेचर ऑफ बॉन्ड्स फार्म्ड, इनकी जो वैलेंसीज हैं, सब कुछ हमको बताने आ जाए। ये सब कब आएगा? जब आप इनकी पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। जब इनकी पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब ये नहीं कि आयनाइजेशन पोटेंशियल आप डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, अरे नहीं भाई, आपको 11th-12th का सब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम या स्कूल एग्जाम नहीं देना है। यहाँ पर तो क्या करना पड़ेगा, 4 एटम दिया, 5 एटम दे दिए जाएंगे, एलिमेंट दे दिए जाएंगे, और उसमें पूछेगा किसकी साइज सबसे अधिक है, या डिक्रीजिंग साइज ऑफ द एलिमेंट इज, या इंक्रीजिंग साइज ऑफ द एटम इज, या और भी कुछ पूछ लेगा इसमें से, रिड्यूसिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कुछ ही पूछा जा सकता है। तो 4-5 एलिमेंट दे पूछेगा। आईपी के बाद हाईएस्ट आईपी किसकी है, लोएस्ट आईपी किसकी है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, वीकेस्ट कौन सा है, यही सब तो रहता है क्वेश्चन में। और ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूरा पेपर आपको भरा रहता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टी ढंग से एक्सप्लेनेशन के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि अगर मैंने एटॉमिक साइज अगर पढ़ी है, एटॉमिक रेडियस अगर हमने पढ़ी है, तो आपको सोचना चाहिए कि उस एटॉमिक रेडियस के हेल्प से और कौन कौन सी प्रॉपर्टी आप डिड्यूस कर सकते हैं। यानी इफ यू आर गिवन विथ comparative atomic radius of 2 elements, then which more other property can be compared। अगर किसी दो एटम की एटॉमिक रेडियस के बारे में हमको इंफॉर्मेशन दी गई है, तो और कौन कौन सी प्रॉपर्टी उनकी हम कंपेयर कर सकते हैं, है ना। क्या एटॉमिक रेडियस के बेसिस पर हम उनके मेल्टिंग पॉइंट को कंपेयर कर सकते हैं, क्या उनके हम मेटेलिक कैरेक्टर को कंपेयर कर सकते हैं, क्या उनके ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कंपेयर कर सकते हैं, क्या उनके ऑक्साइड, हाइड्राइड, नाइट्राइड, कार्बाइड, सल्फाइड, फास्फाइड, इन सब प्रॉपर्टी को हम लोग कंपेयर कर पाएंगे, क्या जान पाएंगे? हाँ बिल्कुल जान पाएंगे। अगर आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टी का पढ़ने का तरीका मालूम हो, उसका अगर उसका अप्लाइड एस्पेक्ट से अगर आप ढंग से फैमिलियर हो, तो मैंने जो जो क्वेश्चन कहा वो सारे क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। ठीक है ना। ऐसे ही आप मान लिया आपने आईपी पढ़ा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ा, तो इनकी डिफिनीशन मत खाली पढ़िए, डिफिनीशन तो पढ़ना ही पढ़ना है, उस पर क्वेश्चन नहीं मिलेगा भाई, वो तो क्लास 11th में आप लिख चुके हैं, उसका उपयोग आप कर चुके हैं। यहाँ पर उसका एप्लीकेशन क्या है ये हमको पता होना चाहिए। अगर आईपी हमको बता दिया गया, अगर मान लिया हमने कहा कि दो एलिमेंट के आईपी के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन दे दिया गया और एलिमेंट का नाम नहीं बताया गया, एक का नाम ए है, मान ली मैं कह दूं कि एक का नाम ए है, अगले का नाम बी है, और कह दिया कि आईपी ऑफ ए इज हायर देन दैट ऑफ बी, हमको एलिमेंट का नाम बताया ही नहीं गया, एटॉमिक नंबर हमको नहीं गिवन है, एटम का नाम दे दिया गया ए एंड बी, और खाली ये कह दिया गया कि आईपी ऑफ एटम ए इज हायर देन दैट ऑफ बी। अब इतनी कह के हमसे कुछ भी पूछा जा सकता है उन एलिमेंट के बारे में, उसमें से पूछा सकता है किसकी साइज बड़ी है, इसमें से कौन मोर मेटेलिक है, कौन बेटर रिड्यूसिंग है या कौन बेटर ऑक्सीडाइजिंग है, कौन मोर आयनिक बॉन्ड बनाएगा या कौन मोर कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, या किसकी हाइड्राइड जो होगी वो बेटर रिड्यूसिंग होगी, सब कुछ पूछा सकता है। किसकी जो ऑक्साइड होगी वो मोर बेसिक होगी, सब कुछ पूछा जा सकता है और सब कुछ बताया जा सकता है। यही बात हमको सीखना है। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी आप जब भी पढ़िए तो आप सिंपली खाली हेडिंग मत पढ़िए, डिफिनेशन मत पढ़िए, बल्कि उसके अप्लाइड एस्पेक्ट पे जाइए। जैसे अगर आपने आयनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ा तो ठीक है, डिफिनेशन आपको पढ़ना है, तो क्या करना है, कोई भी एलिमेंट याद रखिए, पूरे पीरियोडिक टेबल में से कोई भी 4 या 5 एलिमेंट दे दिया जाए तो हमको बताने आना चाहिए कि लार्जेस्ट आईपी किसकी है, स्मॉलेस्ट आईपी किसकी है, उनका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल यानी आईपी क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, और इसके साथ साथ आईपी जानने के बाद, क्या आईपी जानने के बाद बाकी रिमेनिंग प्रॉपर्टी ऑफ एटम हम बता सकते हैं, क्या हम मेटेलिक कैरेक्टर बता सकते हैं, क्या हम रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के बारे में बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आईपी। ये सारी बातें आप सोचिए, और यही पढ़ने का तरीका होता है। और ये बुक्स में डायरेक्ट नहीं लिखा होता है कि कोई बुक मिल जाए और डायरेक्ट आप पढ़ के जान जाएंगे, नहीं,
इसके लिए अब आपको किसी सब्जेक्ट या तो आपको आपके प्रोफेसर्स ने यूनिवर्सिटीज में कॉलेजेस में आपको बताया हो ये सब चीज़, ये सब तरीका बताया हो, या फिर कहीं पर आप जाइए जहां भी आपको लगता है ये सीखना पड़ेगा आपको। डायरेक्ट बुक में आप चाहें कि जाके और सब कुछ आंसर मिल जाए तो मेहनत करना पड़ेगा, मिलेगा, मेहनत करना पड़ेगा। थोड़ा पढ़ने का तरीका बदलिए, सोचिए, तो बुक्स में मिलता है, अच्छी सी बुक्स तमाम मार्केट में, आप पढ़ेंगे तो मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई एक्सपर्ट ये सारी बातें अगर करने लगे आपके साथ तो बड़े कम टाइम में आपको इसका एक्सपर्ट या मास्टर बना देगा। तो मैंने कहा आपसे पीरियाडिक प्रॉपर्टी पर ये चीजें पढ़िए, और पढ़ने का तरीका ये है पीरियाडिक प्रॉपर्टी को। इसके बाद से केमिकल बॉन्डिंग आप जितना पढ़ें उतना ही अच्छा है, यानी पीरियाडिक प्रॉपर्टी को हमेशा अच्छी बुक से पढ़िए। ये नहीं कि अपने बोर्ड की बुक उठा लिया पढ़ लिया, उससे काम नहीं चलेगा भाई। थोड़ा जिस बुक में ढंग से एक्सप्लेनेशन दिया गया उससे पढ़िए। मतलब पीरियाडिक प्रॉपर्टी और केमिकल बॉन्डिंग और इधर ऑर्गेनिक में जीओसी, किसी अच्छी बुक जो आपके पास उपलब्ध हो, अच्छी बुक से पढ़िए, ढेर सारा पढ़िए, जितना पढ़ सके उतना पढ़ लीजिए। यही 3 टॉपिक अगर मन से पढ़ लिया, ढंग से डिटेल में पढ़ लिया, समझ समझ के पढ़ लिया, अप्लाइड एस्पेक्ट को ध्यान में रख के पढ़ लिया, कौन कौन? पीरियाडिक प्रॉपर्टी, केमिकल बॉन्डिंग और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये 3 टॉपिक पे अगर आपने मास्टर लेवल कमांड कर लिया तो विश्वास करिए जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सिलेबस है उसको पढ़ने के लिए किसी एक्सपर्ट के पास जाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी या कम पड़ेगी, और वो टॉपिक बड़े आसानी से तैयार हो भी जाएंगे। ठीक है ना? तो मेरे हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस जो 24 ईयर पढ़ाने का है वो यही कहता है कि आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम 4 चैप्टर तो ढंग से मास्टर लेवल पे पढ़ना चाहिए, खूब ढंग से पढ़िए, जितना पढ़ ले उतना ही अच्छा है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम उसमें बहुत ज्यादा नहीं, बाकी सिलेबस देख के पढ़िएगा। स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का हमको मास्टर बनना है, और ऐसा मास्टर जो फट से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल लेता हो। और वो भी पहचान कैसे करें हमको कितना आता है, बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया जाए, इतना नंबर का इलेक्ट्रॉन है, और उसका पूरा सेल, सब सेल, ऑर्बिटल डायरेक्शन ऑफ स्पिन, अगर ये सब आप जल्दी से बता लेते हैं, यू आर द मास्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। यही टेस्ट है, खुद टेस्ट करिए, इस पे कमांड करिए। बाकी जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम उसको तो सिलेबस देख के पढ़िए। इसका से पीरियाडिक प्रॉपर्टी जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ें उतना अच्छा है, खूब प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन का, है ना? ऐसे ही केमिकल बॉन्डिंग जितना आप ज्यादा पढ़े उतना ही अच्छा है, खूब प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन का, और कोशिश से करिए आपस में कोरिलेट करना सीखिए। कोरिलेशन का मतलब ये है कि अगर हमने एक इंफॉर्मेशन ले लिया तो क्या इस इंफॉर्मेशन का यूज करके हम कुछ और अपने आप डिड्यूस कर सकते हैं, इसे कहते हैं कोरिलेशन। तो कोरिलेट करना थोड़ा सीखिए। कोरिलेशन से क्या होता है, सब्जेक्ट आपका इजी हो जाता है, हल्का हो जाता है, कॉन्सेप्चुअल हो जाता है, इंटरेस्टिंग हो जाता है, और जल्दी भूलता नहीं है। ठीक है ना? हालांकि कोरिलेशन एक आर्ट है, और वो आर्ट आप जानते भी होंगे क्योंकि तमाम प्रोफेसर ने आपको पढ़ाया होगा, इसके बारे में बताया होगा, और हम तो आपको यहाँ पर खूब बताएंगे, खूब ढंग से कोरिलेशन आपको हम सिखाएंगे कि एक इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ लिया, आगे कहाँ यूज करेंगे। जैसे पीरियाडिक प्रॉपर्टी में क्या कहा, सिर्फ आप एक प्रॉपर्टी, बस खाली एटॉमिक रेडियस के बारे में कंपैरेटिव डाटा दीजिए, बाकी सारी प्रॉपर्टी निकालना हम आपको सिखाएंगे। आप जानते हो बहुत अच्छा, नहीं जानते हम आपको सिखाएंगे। आयोनाइजेशन पोटेंशियल बता दीजिए आप, बाकी सारे मेटेलिक प्रॉपर्टी, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, नेचर ऑफ बॉन्ड फॉर्म, सब कुछ आपको आसानी से बताया सकता है। इससे यही फायदा है कि एक बात पढ़िए और तमाम बातें हमारी जानकारी में आ जाती हैं। ठीक है ना? ऐसे केमिकल बॉन्डिंग में जितनी बात आप पढ़ लें अच्छी से अच्छी बुक से उतना ही बढ़िया है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी बातें ढंग से डिटेल में पढ़िए, खूब प्रैक्टिस करिए। और इसके लिए एक बात मैं आपको और बता दूं कि शुरू करने के लिए आप क्या करिएगा, जैसे मान लीजिए टॉपिक आपने पढ़ा तो क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें, तो आपके पास मार्केट में टीजीटी का पेपर भी है, प्रीवियस ईयर का, पीजीटी का भी है, एलटीजीआईसी का भी जितने साल का मिल जाए। और अगर एलटीजीआईसी के लिए चाहे प्रवक्ता के लिए, मतलब यूपीपीएससी से कंडक्ट होने वाला कोई एग्जाम अगर हो तो उसके लिए सबसे आसान तरीका होता है कि पिछले वर्ष का जो पीसीएस का पेपर होता है उसको लेकर चालू कर लीजिए, और उसके कई सारे पेपर आपको मिल जाएंगे, उस पर कमांड करिए। क्योंकि टीजीटी पीजीटी का आप जानते हैं क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजी होता है। हालांकि अब तो आपका नया आपका बोर्ड बन रहा है, वो कैसे एग्जाम लेगा क्या करेगा वो तो देखने की बात होगी, अब तक का एक्सपीरियंस यही है कि उनके पेपर कंपैरेटिवली इजी हुआ करते थे। लेकिन जो यूपीपीएससी जो भी एग्जाम लेती है उसमें आप जान लीजिए कि पेपर का जो स्टैंडर्ड होता है वो पीसीएस जैसा ही होता है। जैसा पहले पीसीएस हुआ करता था ना, अगर आपको याद हो कि पहले ऑप्शन का सब्जेक्ट हुआ करता था, अब तो खैर नहीं है, आप जानते हैं। तो इस तरह से पहले जो हुआ था वो आपका पेपर मार्केट में अवेलेबल है,
वो पेपर आप लेके सॉल्व करिए, और कई वर्षों का पेपर अवेलेबल है, तो उसको सॉल्व करके आप आसानी से आप ये सारी बातें आप जान सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई टॉपिक पढ़ने के बाद उस पेपर को सॉल्व करिए। आपका टीजीटी है, पीजीटी है, एलटी का, प्रवक्ता का और पीसीएस का, ये सब 4-5 तरह के पेपर आप जानते हैं। आजकल तो ऐसी बुक्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं कि उस टॉपिक पर सारे एग्जाम के क्वेश्चन इकट्ठा कर दिया गया है ना। जैसे अभी देख रहे हैं परीक्षा मंथन का भी एक बुक है, उसमें मान लिया आपको पढ़ना है कि पीरियाडिक प्रॉपर्टी पढ़नी है, तो पीरियाडिक प्रॉपर्टी का एक अलग टॉपिक बना करके जितने भी एग्जाम हुए हैं सारे एग्जाम क्वेश्चन एक साथ वहां पे कलेक्टेड है। तो मैं किसी बुक का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, और भी बुक ऐसी मार्केट में होंगी, तो यही फायदा है। ऐसी तमाम बुक आप देख लीजिए, और जो बुक आपको अच्छी लगे वो ले लीजिए, और उसमें देखिए। तो पढ़ने का ही फायदा है कि आप एक टॉपिक को ढंग से तैयार करिए, उसके पिछले वर्ष के पेपर आप जरूर सॉल्व करिए। वो हमको हमारा बेस्ट गाइड होता है, हमको गाइडलाइन देता है, हमारा असेसमेंट करवाता है कि हम किस लेवल पर हैं। और सब्जेक्ट पढ़ने का तरीका एक बार जरा सा जो मैंने कहा उसको फॉलो करके देखिए। स्ट्रक्चर ऑफ एटम अगर आप पढ़ रहे हैं तो बस वही, कोई एटॉमिक नंबर, कोई इलेक्ट्रॉन लीजिए और ये सारे क्वेश्चन पूछिए आपसे, ठीक है ना। पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, या कोई एटॉमिक नंबर आपको दे दिया गया, उस एटॉमिक नंबर को जान के उस एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टी जरा से निकालने का प्रयास किया। आप निकालना आपको आता है? हाँ, निकल जाता है। आपको आता नहीं आता अलग की बात है, लेकिन हमको आता है निकालने, और हम आपके साथ सब डिस्कस करेंगे और इसके मास्टर आपको हम बना देंगे। ऐसे ही पीरियोडिक प्रॉपर्टी में कोई एक प्रॉपर्टी बताइए, उस एलिमेंट की सारी कुंडली सामने आ जाएगी, सारी प्रॉपर्टी लिखी जा सकती है। यही सब बातें हैं, अगर आपको आता है तो आप बहुत अच्छी कंडीशन में हैं, आप सिर्फ पढ़िए। नहीं आता है तो आप हमारे साथ जुड़िए, वो सब करके आपको दिखाएंगे हम कि कैसे इन चीज़ों को किया जाता है। यानी थोड़ा सा पढ़ के केमिस्ट्री में बहुत कुछ किया जा सकता है। केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा कोरिलेशन होते हैं, यही कोरिलेशन कोरिलेट करना, एस्टेब्लिश करना तो सीखना है। अगर आपके प्रोफेसर ने सिखाया है तो आप बहुत अच्छी कंडीशन में, आप उसका यूज़ करिए, आगे बढ़िए। थोड़ी बहुत कमी होगी तो हम लोग उसको पूरा कर देंगे। नहीं आप जानते किसी कारण से, तो हमारे साथ जुड़िए, आपको हम कोरिलेशन सिखाएंगे। 2-4 दिन के अंदर ही आपको हम वो जादू दिखा देंगे कि हाँ, जो मैंने अभी आपको बातें कह के सब बताया, वो सारी बातें मैं करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। ये तरीका होता है। तो मैं थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मैं एक छोटा तरीका पर 2 मिनट में आपको बता के आपकी क्लास यहीं रोक देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बार-बार जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप जानते हैं डेफिनेशन ही यही है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम डिपेंड्स अपॉन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और केमिस्ट्री में प्रॉपर्टी तो पढ़ना है भाई, स्ट्रक्चर पढ़ना और क्या पढ़ना है। तो अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने और उसका यूज करने आता है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा उसी का एक तरीका आपके सामने लिख करके आप क्लास यहाँ पे बंद कर दूंगा। अगले दिन से हम लोग टॉपिक को सिलेबस वाइज आगे पढ़ेंगे। तो देखिए उसमें करना आप क्या आपको है कि आप सब लोग जानते हैं उसके लिए क्या करना होता है, कि उसके लिए आप जानते हैं अगर सबसे लेवल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो आप क्या करते हैं, आप पढ़ते हैं कौन सा, आफ्बा प्रिंसिपल पढ़ते हैं। याद करिए, आप लोग आउफ बाउ कुछ लोग कहते हैं उसको, AUF BAU स्पेलिंग होती है। ऐसे आप आगे चल के अगर मान लो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन लिखना होता है, ऑर्बिटल लेवल पे आप हुंस लॉ पढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर के आप 3 लॉ पढ़ते हैं, है ना। तो इस तरह से इन लॉ को पढ़ने के बाद आप सीक्वेंस निकालते हैं कि पहले किस सेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, फिर कहाँ जाए, ऐसे करते हैं। ये सब लॉ यूज करते हैं। लेकिन मैं आपको एक आसान सा तरीका बताता हूँ, उस तरीके का उपयोग करके सिंपली आप क्या करेंगे कि आप वो सीक्वेंस निकाल लेंगे बिना आफ्बा रूल और बिना हुंस प्रिंसिपल, बिना पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यूज किए आप डायरेक्ट वो सीक्वेंस निकाल लेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से आप लिख लेंगे। ऐसे लिखने की आप 2-4-10 बार प्रैक्टिस कर लीजिए तो डायरेक्ट, जैसे मैंने कहा ना कि किसी कोई एटॉमिक नंबर दिया गया, किसी इलेक्ट्रॉन का नंबर बताया गया, तो वो इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, किस सब सेल में है, किस ऑर्बिटल में है, क्या डायरेक्शन ऑफ स्पिन है, ये सब करने की प्रैक्टिस आप कर लेंगे। तो शुरू में थोड़ा सा आपका टाइम अधिक लगेगा, लेकिन जब 2-4 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो बस बिना कलम उठाए, बिना पेन टच किए डायरेक्ट ये सारे क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। और अगर आप ये लिखने आ गया तो इसका यूज करके प्रॉपर्टी भी निकालना आगे क्लास में हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। उसमें देखिए क्या करना है। आप जानते हैं कि SPDF हमारे सबसे ऑर्बिटल होते हैं, उसमें से S का मतलब आप स्कूल समझिए, स्कूल, है ना। P का मतलब पब्लिक, तो PS मतलब पब्लिक स्कूल समझ लीजिए। D फॉर दिल्ली समझिएगा, तो अगर मैं DPS कहता हूं तो दिल्ली पब्लिक स्कूल हो जाएगा। IF का मतलब फैशनेबल समझ लीजिएगा।
हालांकि आप जानते हैं एसपीडीएफ का फुल फॉर्म कुछ अलग होता है केमिस्ट्री में, आप जानते ही होंगे। मैं थोड़ा अलग से ट्रिक बता रहा हूँ। एस फॉर स्कूल समझेंगे, पी फॉर पब्लिक, डी फॉर डेली और एफ फॉर फैशनेबल। तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, बड़ा आसान सा। देखिए स्कूल स्कूल, ठीक, हर सबको दो बार बोलना है, पब्लिक स्कूल, ठीक। फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल, और सबसे लास्ट में फैशनेबल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फैशनेबल दिल्ली। डी को इस्तेमाल से लिखा जाता है, हमने गलती से कैपिटल लिख दिया है, आप इसको इस्तेमाल कर लीजिएगा, फैशनेबल दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो डी को आप जानते हैं इस्तेमाल देते हैं, लिख दीजिएगा। हो गया सीक्वेंस। हमने एक छोटी सी ट्रिक आपको बताई, क्या, हर चीज को दो बार बोलना है। स्कूल स्कूल दो बार बोल दिया, फिर क्या करना है, पब्लिक स्कूल, देखिए पब्लिक स्कूल, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल, एक छोटी सी गलती हमसे, क्या, कैपिटल डी नहीं बल्कि स्मॉल डी लिखा जाता है, तो आप स्मॉल डी कर लीजिएगा। उसका से फैशनेबल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फैशनेबल दिल्ली पब्लिक स्कूल, इसमें कैपिटल डी को स्मॉल डी कर लीजिएगा, मैं कर भी दे रहा हूं बल्कि, नहीं तो एक गलत लगेगा। ये तो स्कूल पब्लिक स्कूल, इसका से दिल्ली पब्लिक स्कूल, फैशनेबल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फैशनेबल दिल्ली पब्लिक, हो गया। तो इस तरह से आप बिना कोई अफवाह प्रिंसिपल, बिना कोई कॉलेज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और बिना कोई हुन्स लॉ अप्लाई किए आपने सिंपली सीक्वेंस निकाल लिया। ये सब लेटर क्या है, एस फॉर, आप जानते हैं एसपीडीएफ सब सेल है, वही है यहाँ पर, ठीक। अब एक बात हम सब लोग जानते हैं, ये सीक्वेंस हमारा मिल गया। अब क्या करेंगे आप, ध्यान दीजिए, हम सब लोग जानते हैं कि एस ऑर्बिटल की शुरुआत 1 से होती है, 1 से होती है, आप ऐसे लिख दीजिएगा थोड़ा सा। अब देखिए ये सारी बातें थोड़ा सा एक बार पहली बार सीखने में थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि वो लगेगा, नहीं बाद में आसान लगे। एस आपका ऐसे होता है, तो पहला एस आपका ये लिखिए 1, यानी 1s हो गया, 1s। अगले को आप 2s कर दीजिएगा, है ना। हम सब लोग जानते हैं कि एस सब सेल फर्स्ट सेल में होता है, तो आप यहाँ पे 1s करिए, अगला आपका 2s हो गया, अगला आपका 3s हो गया, अगला 4s, इसके बाद वाला एस 5s, इसके बाद वाला एस 6s, इसके बाद वाला एस 7s और अगला वाला एस 8s हो जाएगा, हालांकि जरूरत हमको नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। ये हमारा हो गया 1s। अब पी के बारे में आप जानते हैं कि पी, ये बात आप सबको मालूम है कि फर्स्ट सब सेल में या फर्स्ट सेल में ये पी नहीं होती। पी की शुरुआत कहां से, 2 शुरू होती है, तो पी को लिखना आप 2 शुरू करिए, तो आप यहाँ करिए 2p, इसके बाद से आपका 3p हो गया, अगला वाला आपका 4p हो गया, इसके बाद वाला 5p हो गया, इसके बाद आपका 6p हो गया, फिर इसके बाद आपका 7p हो जाएगा, सारे p हो गए। डी के बारे में आप जानते हैं, सब 9th क्लास का बच्चा भी जानता है कि फर्स्ट सेल में खाली एस सब सेल होते हैं, पी और डी एफ नहीं होता। सेकंड सेल में खाली एस और पी होते हैं, डी नहीं होता। तो डी कहां शुरू होता है, थर्ड सेल शुरू होता है, तो जहां से आपका डी शुरू होता है वो थर्ड सेल है, इतनी बात आप जानते होंगे। तो डी जहां से वहां 3 लिखिएगा, आपका हो गया 3d, अगला डी आपका हो गया 4d, ऐसे अगला डी हमारा 5d आएगा, और अगला डी जो भी आएगा हमारा 6d आएगा, 6d हो गया। ऐसे आप जानते हैं एफ की शुरुआत आप जानते हैं 4th से होती है, तो जहां पे पहला एफ पड़ेगा वो 4f आपका होगा, कहां पे देख लीजिए, तो आपका ये हो गया 4f और ये हो गया आपका 5f, देख लीजिए। हमने कुछ नहीं किया, छोटा सा एक न्यूमोनिक हमने यूज किया है, स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल और फैशनेबल दिल्ली पब्लिक स्कूल, ये लिखा है ना हमने यहाँ पे 5f हो गया। इसके बाद से ये 9th का बच्चा भी जानता है कि ये सब सेल फर्स्ट से शुरू हो जाती है, हमने एस से 1 से लिखना शुरू किया, इसके बाद से अगला एस आएगा 2 लिखेंगे, अगला एस 3, अगला 4, ऐसे करते हैं सभी एस लिख डालेंगे। पी की शुरुआत आप जानते हैं 2 शुरू होती है, तो फिर 2p 3p 4p ऐसे कर डालिए पूरा का पूरा। डी की शुरुआत आप जानते हैं थर्ड से शुरू होती है, तो 3d 4d 5d पूरा कर डालिए ऐसे ही। और एफ की शुरुआत आप जानते हैं 4th सेल से होती है, तो एफ जहां आएगा पहला 4 लिखेंगे, उसके बाद से 5 लिखा, सारा सीक्वेंस मिल गया। और ये मिलने के बाद हम सब लोग जानते हैं कि एस सब सेल की मैक्सिमम कैपेसिटी आप जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन की होती है, पी की हम सब लोग जानते हैं 6 इलेक्ट्रॉन की होती है, सब में 4 जोड़ते जाइए हो जाएगा।
तो डी कितना हो जाएगा 6 + 4, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन का होता है आप जानते हैं, और एफ हो जाएगा कितना 14 इलेक्ट्रॉन का। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट सब सेल्स होते हैं, सब हम लोग जानते ही हैं। अब क्या करेंगे, लाइन से सारी बात आप लिख लीजिए, एक दो बार लिखेंगे तो आपको रट भी जाएगा, 1s 2s 2p 3 सब रट भी जाएगा, तब आपको न्यूमोनिक यूज नहीं करना पड़ेगा। हाँ, शुरू न्यूमोनिक एक आध बार यूज कर लीजिएगा, उसके बाद तो आपको लिखते लिखते खुद ही आपको आदत पड़ जाएगी। ठीक, अब इसके बाद से इन सब का नंबर हम जानते हैं, और आप सब लोग जानते हैं कि मान लीजिए अगर 1s लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये आप जानते हैं कि जो लेटर लिखा है S P D F सब क्या है, सबसेल है, यानी S क्या है, ये है सबसेल, ये आप जानते हैं सबसेल है। और जो इसके बगल में नंबर लिखा है क्या है, नंबर ऑफ सेल है, ये आपका नंबर ऑफ क्या है, सेल है। ठीक, इलेक्ट्रॉन ऊपर लिखा है तो सबको मालूम है। तब आपको जितना भी, मान मैं कहूँ एटॉमिक नंबर 26 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, 26 का लिखना है, हालांकि आप एटॉमिक नंबर 1 से लेके और 118 तक का कहीं का भी लिख सकते हैं। हाँ, एक्सेप्शन इसमें शामिल नहीं है, एक्सेप्शन आपको हम उसका ट्रिक आपको बाद में बता देंगे। एक्सेप्शंस को छोड़ के जनरल सारे सब के सब हो जाएंगे। तो क्या होगा, जहां एस आएगा वहां पे 2 लिखेंगे, जहां पी होगा वहां पे 6 भरेंगे, डी होगा वहां पे 10 भरेंगे, एफ आएगा वहां पे 14 भरेंगे, और सबको जोड़ते चले जाएंगे। जहां पर हमको जो नंबर दिया है आएगा वहां पर हम रुक जाएंगे। एक बात आप और याद लिख रख लीजिए कि अंतिम वाला सबसेल पूरा भरे कोई जरूरी नहीं है, अंतिम वाला सबसेल पूरा भरे कोई जरूरी नहीं है, लेकिन पहले वाले सब पूरा भरेंगे, इस कैपेसिटी के हिसाब से भरेंगे। एग्जाम्पल के लिए मान ली हमने आपसे कहा कि हमको 26 चाहिए, तो मैं क्या करूं, फटाफट फिर देखिए, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भरा, यहाँ पर भी 2, 2 into 4, यहाँ पे 6 भरा, 10 हो गया, यहाँ पे 2 भरा, 12 हो गया, यहाँ पे 6, 18 हो गया, यहाँ 2 भरा, 20 हो गया, और हमको 26 चाहिए ना, मैंने कहा था। तो क्या डी में हम 10 भर दें? नहीं भाई, याद रखिए ये 4s में आके आपका 20 हो चुका है। मैंने आपसे अभी कहा था कि अंतिम वाला पूरा भरे कोई जरूरी तो है नहीं, तो जब यहाँ पर ऑलरेडी हमारा 20 हो गया है और हमको खाली 26 का ही लिखना है, तो डी में कितना भरेंगे, खाली 6 ही तो बचा है, तो आप यहाँ D6 कर दीजिए, 3D6 हो गया, इतना तक आपका हो गया। ठीक, जब 2-4 बार लिखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगी कि हर बार पूरा लिखने का आवश्यकता थोड़े ना है। अगर मान ली हमको अगर 50 तक लिखना है, 60 का लिखना है, 70 का लिखना है, 10 का लिखना है, 15 का लिखना है, तो हमको आइडिया लग जाएगी कि हमको कहाँ तक लिखना है, आप उसको ढंग से कर लीजिएगा। तो इसकी खूब प्रैक्टिस आप करिए, हमने आपको एक ट्रिक बता दिया, हालांकि आपको सारे रूल पता होने चाहिए, आपको आभा प्रिंसिपल आना चाहिए, हुन्स लॉ मालूम होना चाहिए, बोरबरी लॉ मालूम होना चाहिए, है ना, और पालीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी आपको आना चाहिए। स्ट्रक्चर आपका आप एटम का वो पार्ट है, वो तुमको सीखना ही सीखना है, लेकिन ये ट्रिक क्या है, सबको बाईपास करता है, बिना कोई रूल यूज किए डायरेक्ट आप इसका यूज करके सीक्वेंस निकाल सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, खूब प्रैक्टिस कर लीजिए। अब मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि बताइए भाई, आपसे कहा कि जो हमारा 26 इलेक्ट्रॉन है, हमने कहा था ना इस इलेक्ट्रॉन का सब पता करना है, सेल क्या है, सब सेल क्या है, ऑर्बिटल क्या, सब बताइए। तो बस 26 आपका क्या हुआ, D6 हुआ ना, डी का 6वां इलेक्ट्रॉन आपका 26वां इलेक्ट्रॉन है, गिन लीजिए आप, फिर 2 बार गिन लीजिए। ठीक है, हिंदी में गिन दो, 2 और 2 4, 4 6 10, 2 12, 6 18, 2 20 और 6 26 ना, यानी डी का 6वां इलेक्ट्रॉन आपका 26वां इलेक्ट्रॉन है। तो क्या हो गया, अब यही जो बगल में लिखा है यही तो सेल नंबर है, ये आपका सेल हो गया। ठीक, ये डी क्या है आपका सब सेल हो गया, ये सब सेल हो गया। और डी में डी का 6वां इलेक्ट्रॉन 26वां इलेक्ट्रॉन है, तो फट से क्या करिए, आप डी के आप जानते हैं ऑर्बिटल बना लीजिए। डी में कितने होते हैं, 5 होते हैं, 5 बॉक्स बना लीजिए, 1 2 3 4 एंड 5। हमको 6वां इलेक्ट्रॉन चाहिए, हम सब जानते हैं कि पहले एक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, फिर उसकी की जाती है पेयरिंग। तो आपका देखिए यहाँ पर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ आपका यही है, बस इसी की बात हमसे कर रहे हैं आप। इसका मतलब कि अब किस ऑर्बिटल में, तो डी का पहला ऑर्बिटल है, यहाँ देखिए DXY होता है आप जानते हैं, तो आपका पहला ऑर्बिटल हो गया। और डायरेक्शन ऑफ स्पिन क्या होगी, साफ साफ आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, तो इस तरह से हमने आपको एक क्वेश्चन करके दिखाया कि 26वां इलेक्ट्रॉन किस सेल के, किस सबसेल के, किस ऑर्बिटल में है और उसकी डायरेक्शन ऑफ स्पिन क्या है। तो ऐसे ही आप 2 4 10 को लिख लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए, आप प्रैक्टिस से स्पीड आपकी बढ़ती है।
तो इसमें से अब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो सब लिखना थोड़ा ना पड़ेगा भाई, बिल्कुल आपको रट जाएगा। या 4s पे यार 20 होता है, 3D में आ जाके 30 तक हो जाता है, तो 3D का यहाँ पे छठवां इलेक्ट्रॉन सब मुंह हो जाएगा। अगर 2-4 बार ऐसे लिख लिख के प्रैक्टिस किया जाएगा तो हमको सब ओरली याद हो जाएगा, रट जाएगा भाई कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किसमें पड़ता है ना। और तब उस कंडीशन में बिना ये सब लिखे, बिना कोई पेन टच किए हम लोग आसानी से बता पाएंगे, ये सारे क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, ठीक है ना। और जब इसके मास्टर हम ढंग से हो जाएंगे तब तुरंत शुरू कर दीजिएगा आप क्या, पीरियाडिक प्रॉपर्टी। यानी अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ढंग से लिखने आ गया तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम आप धीरे धीरे पढ़ते रहिएगा सारी बातें, तुरंत कहाँ चले जाइए कहाँ पर, आप चले जाइए पीरियाडिक प्रॉपर्टी पर, और पीरियाडिक प्रॉपर्टी को ढंग से पढ़िए। एटॉमिक आयनिक रेडियस क्या होती है, डिफरेंट टाइप की रेडियाई क्या होती हैं, रेडियस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से होते हैं, इसमें क्वेश्चन मिलेगा भाई। तो डायरेक्ट इस टॉपिक पर तो क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, दूसरे टॉपिक को पढ़ने में हेल्प करेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं पीरियाडिक प्रॉपर्टी को ढंग से पढ़िए, खूब क्वेश्चन सॉल्व करिए। केमिकल बॉन्डिंग्स के बाद खूब ढंग से पढ़िए, उसके बाद से जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खूब ढंग से पढ़िए। ये 3 ढंग से बस पढ़ लीजिए, इन तीनों पे बिल्कुल मास्टर लेवल कमांड करिए। इसको अच्छी बुक से पढ़ लीजिए, किसी अच्छे एक्सपर्ट के साथ बैठ के पढ़ लीजिए, ढंग से प्रैक्टिस कर लीजिए। इसका फायदा यह हो जाएगा कि केमिस्ट्री आपका बेस सुपर स्ट्रांग हो गया, और जब बेस सुपर स्ट्रांग हो गया तो बाकी क्या आप कमजोर रह जाएगा, नहीं। उसके बाद से इतना पढ़ने के बाद अब आप खुद गिनिए पिछले साल इन 3 टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे। मैंने खाली 3 चैप्टर का नाम लिया है आपसे, कौन सा, पीरियाडिक, 4 मान लीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम शामिल कर लीजिए, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम कर लीजिए, उसमें से भी बहुत नहीं, मैं सारी चीज की बात तो मैं फिजिकल में आगे करूंगा, मैं खाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात आपसे कर रहा हूँ। तो कन्फिग्रेशन पढ़ लीजिए, पीरियाडिक प्रॉपर्टी, केमिकल बॉन्डिंग, और बस सीधे चले आइए कहां पर, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी। इतने से 3-4 टॉपिक में अब क्या करिए कि पिछले, अब इतने पढ़ने के बाद अब आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। अब गिन लीजिए पिछले साल के कितने क्वेश्चन आप में जा रहे हैं। 10 क्वेश्चन तो मैं कम से कम बता रहा हूं, इससे कम क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको यहां से, है ना। और 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन की बात नहीं है, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ केमिस्ट्री है इसको पढ़ने में हेल्प करेगा। अब आपका बेस बिल्कुल स्ट्रांग हो चुका है, इस पर ढंग से प्रैक्टिस भी कर लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व देखिए कितने क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। और अब इसके बाद से अपना सिलेबस खोलिए और सिलेबस के हिसाब से पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब इसके बाद से आप टॉपिक डिसाइड कर लीजिए कि पहले आपको इनऑर्गेनिक पढ़ना है कि पहले आपको ऑर्गेनिक पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये तरीका होता है केमिस्ट्री को पढ़ने का, जो मैंने 24 ईयर में सीखा या लोगों को सिखाया। अब तक कितने बैच पढ़ा चुका हूँ, टीजीटी पीजीटी का, सीएसआईआर का, नीट का, आईटी का, ढेर सारे बैच हम पढ़ा चुके हैं। अपने अनुभव के आधार पर हम कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको केमिस्ट्री पढ़ने में बहुत सहूलियत होगी, एक सिस्टम बनेगा, और निश्चित रूप से बहुत कम टाइम में अपना सिलेबस आप कंप्लीट करके और जो कमिंग एग्जाम आपका होगा उसमें बहुत अच्छा आप कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसा करके आप देखिएगा, इसका कैसा अनुभव है हमको बताइएगा, और मैंने जो तरीका बताया उसी को लेकर के आगे की क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो बस आज क्लास हम यही रोकते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको अपनी स्ट्रेटजी प्लान करने में, पैटर्न डिसाइड करने में आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी और भविष्य में आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। इसी के साथ हम अपनी क्लास को आज यहीं रोकते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।